देन आपको ये पता चल गया है कि C की वैल्यू Q अपॉन V होगी, तो यहाँ पर B की वैल्यू पुट करते हैं, ये वाला रिजल्ट। हेलो दोस्तों, वेलकम टू एस्पायरिंग एसएस लेक्चर सीरीज, CUT के लेक्चर सीरीज में जो सीक्वेंस चल रहे हैं उसमें आपका इलेक्ट्रोस्टैट्स, पोटेंशियल, डाइपोल्स, ये सब के कॉम्बिनेशन के साथ वो फिनिश हो चुका कंप्लीट। एंड नाउ टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द कैपेसिटेंस, कैपेसिटर एंड देयर एप्लीकेशंस, which is the most important part for the CUT examinations. Then I will discuss today details about the capacitance in these lectures, so that you can see here, we can see here capacitance। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बेसिक बेसिक चीजें ही चलेंगी यहाँ पर, जो CUT के एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, वही चीज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, टुडे I will discuss about the definition, their formula, and graphs of the related this one, and some simple numericals is there, which is the important, yeah, up to the level of CUT examination. Okay, so for a conductor, पहला word for the conductor increases its potential, that is charge is proportional to potential। आपने पहले से ही पढ़ा, पिछले प्रीवियस लेक्चर से हम लोगों ने डिस्कस किया कि V क्या है, ये पोटेंशियल है, एंड U क्या है, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। ये दो चीजें आपने बहुत डिटेल से पढ़ी, इस दोनों के साथ रिलेशन था आपके पास U इक्वल टू Q इंटू V। ठीक है, हेयर द पोटेंशियल एनर्जी इज रिलेटेड टू द पोटेंशियल बाय द मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ सिंगल चार्ज। एंड सिमिलरली अब हम इस दोनों चीजों को इन्वॉल्व करने के बाद हम आ रहे हैं अपने कैपेसिटेंस के पास। तो इंपॉर्टेंस क्या है इस कैपेसिटेंस की, इस बात की हिस्ट्री क्या है, बैकग्राउंड क्या है, ये उतना मायने नहीं रखता इस लेवल के एग्जामिनेशन के लिए, स्पेशली फॉर CUT। तो इसमें क्या है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस बिहाइंड दैट, कि हम कैपेसिटेंस को क्यों इतना डिटेल से स्टडी करना चाहते हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कितना इंपॉर्टेंट है, ये चीज हमें देखना पड़ता है। तो इसमें यही है, जैसे आप कोई मोबाइल यूज कर रहे हैं, कहीं पे कोई स्टोरेज आप चार्ज करना है, तो उसके लिए आपका कैपेसिटेंस अच्छा होना चाहिए, तभी आपका चार्जिंग बहुत देर तक चलती है। आजकल इलेक्ट्रिक कार्स, इलेक्ट्रिक हर चीज चलने लग गया, एवरीवेयर हमें चार्ज को स्टोर ही करना है सभी केसेस में। तो उस केस में अगर आप देखते हैं, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप किस तरीके से इसकी डिपेंडेंसी को समझते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ताकि इन फ्यूचर जब भी आप कभी रिसर्च करना चाहें इसके फील्ड में, तो आपको ये पता चले कि कैपेसिटेंस का इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा है। ठीक है, सो दैट C इक्वल टू Q अपॉन V लिख सकते हो आप, C इक्वल टू Q अपॉन V, ये किस, एंड इसको आप कह सकते हैं Q इक्वल टू CV, where C is the proportionality constant called capacity। capacity means storage of charge कितनी प्रॉपर्टी में कर सकता है, और capacitance of a conductor, thus the capacitance is a ability of conductor to hold the charge। ये वाले वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसकी एबिलिटी कितनी है किसी चार्ज को होल्ड करने की, दिस इज अ पार्ट ऑफ। एंड द प्रॉपर्टीज, अब इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर आते हैं। सबसे पहली बात है SI यूनिट इज कूलम वोल्ट। कूलम वोल्ट क्यों? क्योंकि यहां पर Q अपॉन B है, तो ऊपर के लिए कूलम के लिए C होगा और नीचे वोल्ट होगा। एंड दिस इज द रेशियो ऑफ दिस वन इज कॉल्ड फैराडे। फैराडे बहुत फेमस यूनिट है, फैराडे नेम ऑफ साइंटिस्ट है, और ये बहुत फेमस है इस चीज के लिए कि स्टोरेज ऑफ चार्ज की कैपेसिटी को फैराड से यूज कर सकते हो। एंड द स्मॉलर यूनिट, दूसरी पॉइंट कि स्मॉलर यूनिट्स आर माइक्रोफैरेड, सॉरी मिलीफैरेड, माइक्रोफैरेड, नैनोफैरेड एंड पिकोफैरेड। ये इतने फैरेड की इस यूनिट्स है, जहां पर आप कह सकते हो कि मिली इक्वल टू 10 टू द पावर की -3 वाला केस है। ठीक है, ठीक है, इतना ये ऑर्डर होगा मिली के लिए। म्यू का रिप्रेजेंटेशन 10 टू द पावर -6 होगा, नैनो का रिप्रेजेंटेशन 10 टू द पावर -9 होगा, एंड पिको का रिप्रेजेंटेशन इज वाट। ठीक है, लकली इन्होंने दे भी रखा है यहाँ पर कि 1 पिको इक्वल टू 10 टू पावर -12 होगा, तो 10 टू द पावर -12। तो ये रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पर M, म्यू, N और P का। तो ये वैल्यूज इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी के फॉर्म में आपके पास न्यूमेरिकल दिए जाते हैं। न्यूमेरिकल्स की वैल्यू चेंज करने के बाद ऑप्शंस में हो सकता है कि वो इस फॉर्म में भी दे सकते हो या इसके कन्वर्टेड यूनिट के फॉर्म में भी दे सकते हैं। थर्ड पॉइंट है टीजीएस यूनिट, स्टेट फैराडे। 1 फैराडे इक्वल टू 10 टू द पावर
सॉरी 9 इंटू 10 की पावर 11 स्टेटा फैराड है ये चीज। ये कॉमनली ज्यादा यूज में नहीं होती यूनिट, आपको ज्यादातर फैराडे की ये वाली जो यूनिट है ये बीच वाली ये ज्यादा यूज में मिलेंगी सर्किट के साथ भी कम्युनिकेशन के साथ भी। अब बात आती है डायमेंशन की, तो डायमेंशन इज m के पावर -1, l के पावर -2, t के पावर 4, a2। तो इन जनरल आप इसी से ये जो आपको मिल रहा है इसी से आप इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर c इक्वल टू क्यू अपन बी में q का डायमेंशन रखिए और b का डायमेंशन रखिए, c का डायमेंशन आ जाएगा। पिछली क्लासेस में आपने v का डायमेंशन निकाला हुआ है, एक q का भी डायमेंशन निकाला हुआ है, दोनों वैल्यूज को आपको पुट करेंगे तो ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। और निकालना याद रखना सारे डायमेंशन का पॉसिबल नहीं है, इतने सारे डायमेंशन आप याद रख पाओ, तो आपको यही करना पड़ता है कि आप एक डायमेंशन को यूज करके बाकी के सारे डायमेंशन निकालना सीख जाओ। जैसे आप फोर्स निकालते हो, ठीक है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड से V निकालो, ठीक है, V से आप C निकालो, तो एक सीक्वेंस बना लो आप कि आपको इस तरीके से आपको सारे डायमेंशन निकालने हैं और उसी हिसाब से आप निकालिए इसको, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। अब यहाँ पे आती है बात, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर डिपेंड्स, ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर एंड नेचर ऑफ द मटेरियल्स। ये वाली बात एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, ये वाली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके पास होते ये चारों हैं, लेकिन इसी में इस पॉइंट्स को सबसे ज्यादा हाईलाइट करके पूछा जाता है। जैसे कि कोई एग्जांपल बनाया उन्होंने, एक सिंपल सा एग्जांपल बनाया और उस एग्जांपल पे लिख दिया इन्होंने कि कैपेसिटेंस, ये वाली वर्ड कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड कंडक्टर डिपेंड्स, नीचे ऑप्शन होता है या उसमें बोलेंगे डज नॉट डिपेंड्स लिख देंगे, तो उसमें लिखेंगे शेप, साइज, नेचर ऑफ मटेरियल एंड अदर, कोई भी ऐसे करके ऑप्शन बना लेते हैं। तो आपको अगर ये पॉइंट्स सिर्फ ठीक से रिवाइज्ड है, ठीक से याद है, तो आप इस चीज को आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन प्रॉपर्टी नंबर 6, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। कैपेसिटेंस की बात कर रहे हैं, स्टोरेज ऑफ चार्ज इस बात पे डिपेंड नहीं कर रही है, वो डिपेंड कर रही है शेप, साइज और मीडियम और मटेरियल पे डिपेंड कर रही है, उसके हिसाब से आपको देखना पड़ता है। नाउ द कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन मिल रहा है आपके पास, ये भी आप देख सकते हैं। व्हेन चार्ज q इज गिवन टू ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस r, ठीक है, रेडियस r, देन पोटेंशियल v इक्वल टू k q बाई r, ठीक है, वेयर k is equal to 1/4 pi epsilon naught and sometime it will take 9 into 10 to the power k 9, ये वैल्यूज भी डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। देन आपको ये पता चल गया है कि c की वैल्यू q अपॉन v होगी, यहाँ पर b की वैल्यू पुट करते हैं, ये वाला रिजल्ट। पोटेंशियल की वैल्यूज क्या होती है, v is equal to q अपॉन, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू r, ये रिजल्ट होता है। और इसी रिजल्ट को इन्होंने पुट किया तो q से q कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन हो गया, तो c इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r, और ये रिजल्ट जो आपके पास ये गिवन है यहाँ पुट कर सकते हैं और r के साथ इसकी रिजल्ट आ जाएगी, ठीक है। सीजीएस यूनिट में p इज इक्वल टू r व्हेन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1 यूनिट, ये एक वेरिएबल इंपॉर्टेंस है जिसके अकॉर्डिंगली आपको कैपेसिटेंस के साथ इसका रिलेशन फाइंड आउट करने में हेल्प करता है, तो आप इस चीज को यहां से यूटिलाइज कर सकते हो। इफ अर्थ इज assumed to be a spherical having radius r is equal to 6400 kilometer, its theoretical capacitance c is equal to 1 upon 9 to the power 9 into 6400 multiplied by 10 to the power 3, 711 माइक्रोफैरेड, ये वैल्यूज पूछ सकते हैं कि अर्थ की कितनी कैपेसिटीज है चार्ज को स्टोर करने की, तो आप बता सकते हो कि 711 माइक्रोफैरेड, ठीक है, 711 इंटू 10 टू पावर माइनस का 6 फैरेड, ये आएगा। इतनी कैपेसिटी अर्थ की है। अर्थ की साइज इतनी ज्यादा है तो आप देख सकते हो कि इसकी स्टोरेज ऑफ चार्ज की क्वांटिटी कितनी कम है, उसके हिसाब से ही अर्थ में इससे रिजल्ट आ जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि इस रेडियस पर, अब वो एग्जाम में क्या है किसी भी रेडियस से पूछ सकते हैं कि आप बताओ कि कितना शेप होगा,
ठीक है। और याद रखना आपको उसको कि शेप और साइज और मीडियम तीनों पे डिपेंड करता है। जैसे आप इस तीनों चीज की वैल्यू को चेंज करोगे, रिजल्ट विल बी द चेंज। बट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पज कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ इज टेकन इनफाइनाइट। एक्चुअल में होता ये है, बट इसको टेकन एज ए इनफाइनाइट, इट मीन्स दिस कैपेसिटी इज वेरी हाई। इतनी ज्यादा है ये कैपेसिटी कि इसको ऐसे एज्यूम करते हैं कि ये इनफाइनाइट की तरह यूज किया जाएगा, कि अर्थ जो स्टोरेज ऑफ चार्ज का है उसको इनफाइनाइट कैपेसिटी की तरह यूज करते हैं। ठीक है। एंड देन एनर्जी ऑफ ए चार्ज आइसोलेटेड कंडक्टर, work done in charging the conductor to be charged on it, against it on electric field और टोटल एनर्जी। ये वाले पॉइंट्स एग्जाम में बहुत पूछे गए हैं कि आपकी जो स्टोरेज ऑफ चार्ज हैं या जो आपके पास कैपेसिटर है वो किस चीज के फॉर्म में होती हैं। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर हो जाती हैं, और एनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कंडक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। जब भी आपके पास कोई चार्ज यहां पर स्टोर होंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के फॉर्म में स्टोर होंगे, प्लस प्लस प्लस। ठीक है। टुवर्ड्स द नेगेटिव ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस होगी और वहां पे स्टोर होगी। बहुत बेसिक बातें याद रखनी होती है एग्जाम के लिए, स्पेशली फॉर सीयूटी के लिए बोल रहा हूँ। जेई के लिए, नीट, ये सब की बात नहीं कर रहा मैं। सिर्फ आपका एक डोमेन सब्जेक्ट है और एक एडमिशन के लिए होगा, तो बेसिक फंडामेंटल आपको तैयार रखने चलना है, उसी के हिसाब से हम इसको डिलीवर कर रहे हैं। तो फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसमें से फार्मूले भी एग्जाम में आते हैं, एज वेल एज इसके न्यूमेरिकल भी एग्जाम में देखने को मिल जाता है। वर्क डन इन चार्जिंग द कंडक्टर, W इक्वल टू वर्क डन वर्क इक्वल टू 0 to Q by C dQ, and this is equal to Q square by 2C, where work is equal to U Q square by 2C is equal to 1/2 CB square। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है यहाँ पर, एंड QB by 2। ठीक है। तो इस केस में जब भी आप इस तरीके से बात करते हैं यहाँ पर, तो ये वर्क डन के बाद Q स्क्वायर अपॉन 2C भी है और 1/2 CB स्क्वायर भी है, और C इक्वल टू Q अपॉन V रख दोगे आप तो ये रिजल्ट भी चेंज हो जाएंगे। जैसे आपके पास है C इक्वल टू Q अपॉन V, ये रिजल्ट है, और वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 CV का स्क्वायर, यही ना। ठीक है। तो C की वैल्यू आप रखोगे 1/2 Q अपॉन V और इंटू V स्क्वायर, ये कैंसिल आउट होकर के आपको मिल जाएगा 1/2 Q इंटू V। ठीक है। तो यहां से अगर स्मॉल क्यू रखा तो स्मॉल क्यू रख लो, तो QV by 2 ये आ गया है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ग्राफ को देखते हो अगर आप यहां पर, इन द सेंस ऑफ वर्क या पोटेंशियल एनर्जी वर्सेज, ठीक है, V के साथ पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल के साथ ग्राफ की अगर बात करोगे आप, तो ये ग्राफ की सिचुएशन दो अलग अलग हो सकती है। ये चीज बहुत छोटी छोटी ध्यान देनी होती है। यहां पर V स्क्वायर है तो आप कह सकते हो कि ये इस तरीके से जाएगा। ठीक है। और यहां पर V है तो आप कह सकते हो वो इस तरीके से जाएगा। दोनों ही ग्राफ इसके करेक्ट है, दोनों ग्राफ ठीक है पोटेंशियल। लेकिन कंडीशन क्या है यहां पर? कंडीशन ये कि जब स्ट्रेट लाइन ये ग्राफ कब है, जब आपके पास यहां पर चार्ज कांस्टेंट है, Q कांस्टेंट, और ये वाली वैल्यूज आपके पास स्क्वायर क्यों गई है, जब C कांस्टेंट है। ये छोटी सी बात आपको ध्यान रखना है। आप जब U और V की बात करते हो, यहां पर जब चार्ज आपका कांस्टेंट है तो स्ट्रेट लाइन जाएगा इस इक्वेशन से QV/2 से। लेकिन जब आप ये कहते हो कि सेम ग्राफ सेम कंडीशन के अंदर है, वो इस V स्क्वायर हो जाएगी, तो V स्क्वायर का रिजल्ट ऐसे जाएगा। तो उसमें आपका केस क्या है, C कांस्टेंट है। तो ये वेरिएबल आपको याद रखना है कि इस पेपर में जब क्वेश्चंस गिवन है वहां पर किसको कांस्टेंट कह रहे हैं, वो C को कांस्टेंट कह रहे हैं या चार्ज को कांस्टेंट कह रहे हैं, इसी के बाद पर वो ग्राफ। और ऑप्शंस में सारे ग्राफ गिवन होंगे,
ठीक है, सारे ऑप्शन में ग्राफ होंगे। ए इक्वल टू इस तरीके से होता है ये वाला ग्राफ, बी इक्वल टू ये दिया होगा ये वाला ग्राफ, सी इक्वल टू ये दिया होगा इस वाले ग्राफ को, डी इक्वल टू ये दे रखा होगा इसने। ठीक है, इस तरीके की ग्राफ लिस्ट होती है। अब यहां पर इस पॉइंट पर क्या चीज कांस्टेंट रखा गया है, आपकी ये सारे वेरिएबल्स u और v के साथ है। तो इस तरीके से आप इसमें से करेक्ट अगर आपको चेक करना है तो उसकी कंडीशन के लिए आपको यह देखना पड़ता है कि गिवन क्वेश्चंस के अंदर क्या चीज क्वेश्चन दे रखा है, तो इस दोनों के हिसाब से आप जाओगे कि इसमें से ठीक कौन सा है, क्योंकि सही ये भी हो सकता है सही ये भी हो सकता है। ठीक है, दोनों सही हो सकते हैं। तो इस केसेस में आपको यही चीज ध्यान रखना है कि इस फार्मूले के अंदर अगर कोई ग्राफ आपको गिवन है तो वहां पर इसको निकालना है। साथ ही इस बात को भी ध्यान रखना है कि न्यूमेरिकल्स में कौन से वेरिएबल दे रखे हैं उसके हिसाब से आप इसको देखना। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करता हूं, एक और इंपॉर्टेंट सेक्शन ग्राफ की बात करता हूं, अगर मैं इस चीज को इस तरीके से भी देखता हूं इस ग्राफ को, ठीक है, इस आप कर लीजिए कि मैं एक और ग्राफ प्लॉट करना चाहता हूं। वो ग्राफ है हमारे U और C के साथ, U पोटेंशियल एनर्जी और C के साथ। ठीक है, तो इस ग्राफ में भी आप एक चीज को ध्यान रखिए कि ये ग्राफ कैसा कैसा पॉसिबल है, वो ऐसे भी आ सकता है, ठीक है, और वो ऐसे भी जा सकता है। ये दोनों ही ग्राफ इसमें ठीक होंगे। बहुत छोटी छोटी बातें बता रहा हूं, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस की तरह बात कर रहा हूं मैं। तो यहां पर जब कोई चीज इस तरीके से गिवन होती है, आपके पास फार्मूला है U इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2C एंड U स्क्वायर इक्वल टू 1/2 CV का स्क्वायर। तो एक बार आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है, एक बार इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी है। तो जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वो तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, तो उसमें क्या चीज कांस्टेंट आपका Q कांस्टेंट है। और जब ये इस स्ट्रेट लाइन की तरफ गया है तो इस पे क्या कांस्टेंट है, V कांस्टेंट है। ये दोनों कांस्टेंट के हिसाब से ग्राफ की चेंजिंग होती है, और इतना ही सब पेपर में आना है, इसके ऊपर पेपर में आपको नहीं आना है। यहां पे मैंने आपको दो इंपॉर्टेंट बातें बताई, यहां पर आपके पास दो इंपॉर्टेंट बताई, इतना ही खेलना है पेपर में आपको इस कॉन्सेप्ट के साथ, इस ग्राफ के साथ। अगर आप खेल गए तो बिल्कुल ठीक है, छोटी सी गलती करोगे चले जाओगे बेटा, छोटी सी भी मिस्टेक करोगे चले जाओगे, और गलती है भी छोटी छोटी, बड़ी गलती आपसे नहीं करवाई जाती। क्यों आपको एक ऐसा डायग्राम दे दे जिसमें से आप कैप्चर निकाल ही नहीं सकते, वो क्वेश्चन आपका नहीं है, वो जेईई का क्वेश्चन होता है। तो सीयूटी की स्पेशली कंडीशंस में आपको इस तरीके से बारीकी तरीके से फार्मूलों को, इसके ग्राफ को और इस पे दिए गए न्यूमेरिकल को ध्यान से रीड करना होता है, और मिस्टेक्स बिल्कुल छोटी छोटी होती है, बड़ी मिस्टेक्स आपसे नहीं कराई जाती। वेयर Q इज द चार्ज ऑन द कंडक्टर्स एंड V इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कंडक्टर, C इज द कैपेसिटेंस ऑफ। ये वेरिएबल लिखने का इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि न्यूमेरिकल करना है आपको, तो इसी के नाम से क्वेश्चन जो वैल्यूज दी होती है क्वेश्चंस में वो इसी के नाम पर गिवन होती है। पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द कंडक्टर विथ एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम के साथ आप देखो तो आपके पास ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ एनर्जी डेंसिटी की बात कर रहे हैं, और 1/2 ई स्क्वायर। ये फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है एनर्जी डेंसिटी का, कि आपको पर यूनिट वॉल्यूम के साथ 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर निकालना है। ये चीज भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द एनर्जी इन मीडियम इज एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू ई स्क्वायर। जब आप मीडियम का टर्म की बात करते हो तो ये दोनों ही चीजें यहां पर आ जाती हैं, क्योंकि इन जनरल ही एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन आर और इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये रिलेशन इनके साथ। जब आपके पास कोई फ्री स्पेस होता है तो फ्री स्पेस के केस में यू आर एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 होती है, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो फ्री स्पेस की वैल्यू होगी वो हो जाती है। ठीक है, वो आप पुट कर सकते हो, वेयर ई द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, सो दैट नोट पॉइंट। आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना है इस पार्ट से। इन केस ऑफ चार्ज कंडक्टर एनर्जी स्टोर्ड is only outside
the conductor, but in case of charge insulating material it is outside as well as inside the insulator. ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में बहुत बार पूछी जा चुकी है कि अगर आपके पास कोई चार्ज कंडक्टर है तो सभी सरफेस पे इसके सभी चार सरफेस पर स्टोर हो जाते हैं, बिल्कुल स्टोर हो जाते हैं कंडक्टर के केस में। लेकिन अगर सेम चीज आपका, अगर वो इंसुलेटर है, सॉलिड मटेरियल इंसुलेटर है, तो अंदर भी होगा एज वेल एज इस पे बाहर भी होंगे। जो भी स्टोरेज आप चार्ज होंगी वो प्लस भी हो सकती है, वो माइनस भी, जैसा भी होगा वो इनसाइड आउटसाइड दोनों ही चार्ज स्टोरेज होंगे। इन द केस ऑफ इंसुलेटर, जब ये बात आपकी इंसुलेटर की होगी, ठीक है, ये इंसुलेटर के लिए होंगी, और ये वाली बात आपकी होगी कंडक्टर के लिए, ये होगी कंडक्टर के लिए, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द स्मॉल ड्रॉप्स कंबाइन टू फॉर्म ए बिग ड्रॉप। ये एक इंपॉर्टेंट हेडिंग्स है, इसे बहुत बार न्यूमेरिकल पेपर में देखने को मिलता है। क्या है इस पॉइंट्स में? सपोज वी हैव एन आइडेंटिकल ड्रॉप्स ईच हैविंग रेडियस r, कैपेसिटेंस c, चार्ज q, पोटेंशियल v एंड पोटेंशियल एनर्जी u। ये बात है। इफ these drops are combined to form a big drop of radius r, capacitance c, charge q and potential v and potential energy of this one। ये मॉडिफाइड वाले हैं दोनों, ठीक है, मॉडिफाइड है। स्मॉल चार्ज को कैपिटल चार्ज में कन्वर्ट करा, c है, यहां पर c डैश है, और ये रेडियस कैपिटल आर, स्मॉल आर से कैपिटल आर। तो जो कॉम्बिनेशन फॉर्म की बात चल रही है, छोटे वाले रेडियस को बड़े रेडियस में चेंज कर रहे हैं, इसको सी डैश में चेंज कर रहे हैं, गोस टू द सी डैश, ठीक है, यू को यू डैश में चेंज कर रहे हैं, ठीक है, वी को वी डैश में चेंज कर रहे हैं, और जो स्मॉल चार्ज है इसको कैपिटल चार्ज में चेंज कर रहे हैं। ये कन्वर्जन हो रहे हैं जब आपको ड्राइव हो। तो हो क्या रहा है एक्चुअल में कि छोटे छोटे बॉल को, छोटे छोटे को कंबाइन करके एक बड़ा बनाया जा रहा है। तो इस केस में जो नंबर ऑफ चार्जेस होंगे आपके पास n टाइम्स क्यू हो जाएंगे। छोटे छोटे जो चार्जेस ये है आपके पास q, ठीक है, 1 q2, ये इसके जितने चार्जेस होंगे उनको n टाइम से मल्टीप्लाई कर सकते हो आप। तो जितने नंबर ऑफ बॉल है मल्टीप्लाई बाय चार्ज, वो सारे चार्जेस पे चले जाएंगे। तो इसके जो चार्ज होंगे वो n q हो जाएंगे। अगर ये q q है तो वो n q हो जाएंगे। रेडियस, वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप and multiply by the volume of the single drop, that is 4/3 pi r का क्यूब and n is multiply by 4/3 pi r का क्यूब। और यहां से जो रिजल्ट आपके पास आ रहा है r इज इक्वल टू, ठीक है, यहां पर इसके लिए स्मॉल r है, इसके लिए कैपिटल r है, तो कैपिटल R इज इक्वल टू n के पावर 1/3 इंटू स्मॉल r। इसकी जो रेडियस आपके पास आएगी वह r इज इक्वल टू n के पावर 1/3 एंड दिस वन रिजल्ट। एंड कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू n के पावर 1/3 इंटू C टाइम्स हो जाता है बेटा, ये ध्यान रखना है। तो रेडियस भी आपका इतने टाइम्स गया तो आपका कैपेसिटेंस भी इतने टाइम जाएगा। एंड पोटेंशियल आपकी चेंज हो गई यहां पर, तो इसके हिसाब से ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट आएगा। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया। यहां पर n के पावर 1/3, n के पावर का C को n के पावर 1/3 टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड जो आपका पोटेंशियल है वो इक्वल टू n के पावर 2/3 इंटू v हो जाएगा। एंड उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका पोटेंशियल एनर्जी C डैश V का स्क्वायर है, एंड दिस इज इक्वल टू 1/2 n के पावर 1/3 इंटू C और n के पावर 2/3 इंटू V स्क्वायर। जब आप इसको स्क्वायर कर देंगे तो इस केसेस में n के पावर बाहर भी है, तो ये रिजल्ट आपको याद रखना पड़ेगा कि पोटेंशियल एनर्जी n के पावर 5/3 पर डिपेंड करती है। तो r का जो वेरिएशन है, वो जो r का वेरिएशन है वह n के पावर 1/3 पे जा रहा है, C का जो वेरिएशन है n के पावर 1/3 पे जा रहा है, V का जो आपका ये वाला कंडीशन है यहां पर n के पावर 2/3 पे जा रहा है, ठीक है, और U की जो आपकी कंडीशन जा रही है वो n के पावर 5/3 पे जा रही है। तो ये वेरिएशन रिजल्ट आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और n की बात कर रहे थे तो n में n टाइम जा रहा था,
n टाइम जा रहा था। इस तरीके से बॉक्सेस हैं। n की पावर 1/3, n/3, 5/3, ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी क्योंकि पेपर में धीरे से एक ही पकड़ा देगा आपको, वेयर कह देगा कि इफ द n multiply n number of charges when n number of charges q is equal to n number of charges nq, then potential energy u dash is equal to n के पावर x और u, ऐसे लिख देगा। where x is ऑप्शन ए आपके पास आ जाएगा n, b n के पावर 1/3 एंड c n के पावर 2/3 एंड d n के पावर 5/3। अब आप बता सकते हो इसमें से कौन सा सही है, ये आपको ही आंसर करना है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पास आ गया, इस तरीके का क्वेश्चन आ गया आपके पास, तो आप किस तरीके से इस कैपेसिटेंस के केसेस में कौन सा करेंगे। CUT के लेवल का क्वेश्चन सिर्फ इतना ही है कि आपको सारे फार्मूले याद है, तो ये रिजल्ट आप बिल्कुल आराम से ठीक से कर सकते हो। ये आपको ही ठीक करना होगा कि कौन सा ठीक है, ठीक है। एंड सो दैट द नेक्स्ट पार्ट इज दिस वन, चार्ज शेयरिंग, कि अब चार्ज को कैसे शेयरिंग करते हो। चार्ज शेयरिंग की बात चल रही है। when two conductors joined together through a conducting wire, charge begins to flow from one conductor to another till both have the same potential। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये पेपर का, कि ये कह रहे हैं कि अगर आपने दो कैपेसिटर्स यूज किए हैं, एक का C1 है और दूसरे का C2 है, और अगर आपने इसको एक कंडक्टर से वायर से आपने कनेक्ट किया तो ये सेम हो जाएंगे तब तक कि पोटेंशियल V1 इक्वल टू V2 के ना हो जाए, तब तक इसके चार्ज के फ्लो होते रहेंगे। तो फाइनली इन द कंडीशन ऑफ बैलेंस the both charges on this body 1 and body 2 will be the same when connected by a wire। when you are connecting by a wire, both charges will be the same। very important section। suppose there are two spherical conductors of radii r1 r2 having charge v1 v2, energy u1 u2 and capacitance c1 c2 respectively as shown in figure। c इक्वल टू, यहां पर आपने जो कंडीशन देखी है, यहां पर u1 v1 c1 q1, ये रिजल्ट आपके पास है। यहां से आपके पास q1 की वैल्यू जो मिल रही है आपके पास वो क्या है, q1 इक्वल टू c1 v1 फर्स्ट पार्ट, एंड देन दूसरे पास आपके पास गिवन है क्वेश्चन, दूसरे को चार्ज मान लिया R2 मान लिया, तो इस कंडीशन में ये सारे वेरिएबल्स यहाँ पे गिवन है, Q, C, V, U, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल, कैपेसिटेंस, चार्जेस, ये सभी कंडीशन को देख के हम लोग चल रहे हैं। तो इस केस में जो आपके पास Q1 की वैल्यू है Q2 की वैल्यू के इक्विवेलेंट होंगे, लेकिन जैसे ही आपने इसको वायर से कनेक्ट किया तो ये सेकेंड केसेस में क्या हो गया, इसके साथ फ्लो कर गया है, तो चार्जेस चेंज हो जाएंगे, सब कुछ चेंज हो जाएगा यहाँ पर, लेकिन V आपके पास क्या होगी, वो सेम हो जाएगी, पोटेंशियल बोथ आर द सेम। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है कि इस केसेस में आपके बोथ सेक्शन ठीक चल रहे हैं, पोटेंशियल विल बी द सेम, चार्ज चेंज हो जाएगा, रेडियस चेंज हो जाएगी, एनर्जी चेंज हो जाएगी, लेकिन पोटेंशियल विल बी द सेम व्हेन टू कंडक्टिंग स्फेरिकल इज कनेक्टेड बाय ए कंडक्टिंग वायर। ओके, तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल आपके पास है और इसी के हिसाब से आपको कॉन्सेप्ट को याद रखना है। एंड देन चार्ज, फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q, ठीक है, या आप इसको Q1 Q2 भी लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑल्सो Q1 Q2 इक्वल टू C1 भी अपॉन C2 भी इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। ठीक है, Q1 Q2 इक्वल टू R1 R2, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू 1 प्लस R1 अपॉन R2।
फ्रॉम दिस रिलेशन अगर आपका ये रिजल्ट है तो इसके अकॉर्डिंगली आप इस रिलेशन को लिख सकते हैं एंड देन Q1 प्लस Q2 अपॉन Q2 इक्वल टू R1 प्लस R2 अपॉन R1. दिस इज इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q R2 अपॉन R1 प्लस R2. एंड सिमिलरली Q1 इक्वल टू Q R1 अपॉन R1 प्लस R2. ठीक है. सेकेंड पॉइंट्स, कॉमन पोटेंशियल. चार्ज की कंडीशन आपको मिल गई कि चार्ज को इस तरीके से वेरिएशन में रखना है आपको. Q1 इक्वल टू Q और Q क्या है? टोटल चार्ज. आप या Q2 बोल देते हैं इसको. चार्ज ऑफ ए वन स्फीयर इक्वल टू टोटल चार्ज ऑफ दिस इज बोथ स्फीयर एंड देन R1 अपॉन R1 प्लस R2. समटाइम्स इट मे बी रिटन लाइक दिस वन कि Q T एंड ब्रैकेट में 1 अपॉन 1 प्लस R2 अपॉन R1. ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको. चार्ज ऑन ए स्फीयर इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन बोथ स्फीयर एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस R2 अपॉन R1. ये रिजल्ट भी आपका हो जाएगा. if R2 इक्वल टू R1 देन Q आने वन स्फीयर या कौन दो में से कोई भी लीजिए टोटल चार्ज एंड मल्टीप्लाई बाई 1/2. मतलब हाफ जो जितने चार्ज हैं हाफ हाफ हो जाएंगे दोनों पर अगर दोनों की वो एरिया सेम होगा. अब बात करते हैं इस पोटेंशियल एनर्जी की, कॉमन पोटेंशियल की, कि ये क्या है. V इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटी इक्वल टू Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2 इक्वल टू Q1 प्लस Q2 upon C1 plus C2 and V is equal to C1 V1 plus C2 V2 upon C1 plus C2. And third cases is energy loss. ये भी एक important point है. As electrical energy stored in the system before and after connecting the sphere is U I is equal to 1/2 C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर एंड U फाइनल इज इक्वल टू 1/2 C1 प्लस C2 इंटू V का स्क्वायर. अदरवाइज जो V की वैल्यू आपके पास गिवन है ये वाली, ये यहां पुट कर देना. तो 1/2 C1 प्लस C2 ब्रैकेट में C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर. ये एक बहुत कॉमन रिजल्ट है जिससे आप इसको यूज करते हो. देयरफॉर एनर्जी लॉस, ये कई बार पेपर में ये फार्मूला सीधे सीधे मिल जाता है कि एनर्जी लॉस डेल्टा यू इक्वल टू, ठीक है, 1/2 ऑफ, ठीक है, प्रोडक्ट अपॉन सम. इसको आप कह सकते हो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है, एंड साथ में आपके पास है V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर. ये फार्मूला कई बार पेपर में डायरेक्ट पूछा जाता है, ये आपको याद रखना. अब इस पूरे सी की जो लॉसेस हैं, स्टोरेज है, कैपेसिटी, सब कुछ चल रहा है. कॉम्बिनेशन किस तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं बॉडीज के साथ. तो हम लोग जैसे ही इसके आगे की रिजल्ट्स की तरफ चलेंगे तो अब इसका कैपेसिटर आ गया. वो कैपेसिटेंस थे, अब कैपेसिटर स्टार्ट करते हैं. कैपेसिटर इज ए डिवाइस. अब डिवाइस बन गया. वहां पे कैपेसिटेंस था, मतलब आपकी कितनी एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज. अब यहां पर एक डिवाइस को कैसे यूज करोगे जो स्टोरेज चार्ज की प्रॉपर्टी रखता है, उसको आप कैसे यूज करोगे. ए कैपेसिटर इज ए डिवाइस दैट स्टोर्स इलेक्ट्रिक एनर्जी. इट इज ऑल्सो नेम्ड कंडेंसर. इसको आप कंडेंसर भी बोल सकते हो. और एक कैपेसिटर इज ए पेयर ऑफ टू कंडक्टर of any shape which are close to each other and have equal and opposite charge. ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज. जैसे यहां पर आपके पास ये रिजल्ट्स हैं कि ये प्लस क्यू है तो ये माइनस क्यू. अगर आपने इसको ग्राउंडेड कर दिया है इसके साथ पोटेंशियल नीचे चलेगा. और यहां भी देख सकते हो आप, एक प्लस चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है और इसको इन्होंने कनेक्ट किया. तो ये एक डिवाइस है. क्या है? कैपेसिटर इज अ डिवाइस.
is a device. इक्वल और अपोजिट चार्ज यहाँ पर स्टोर हो जाते हैं और इसको आप रख सकते हो, जैसे आपने ग्राउंडेड किया इसके साथ सब नीचे। इस साइड के जो भी चार्जेस होंगे वो सब ग्राउंड में चले जाएंगे इसके साथ अपोजिट में, और आपने नोट किया है कि इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के फॉर्म में ये स्टोर हो जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के फॉर्म में ये स्टोर हो जाते हैं। एंड सो दैट स्टोरेज ऑफ चार्ज इज वेरिएबल सेक्शन, आप देख रहे हो कि सेम भी है, शेप चेंज भी हो रहा है, यहाँ प्लेट है, यहाँ पर आपके पास रिंग टाइप का सिस्टम दे रखा है, ठीक है, डिस्क के शेप में हो सकता है। आप डिस्क और एक प्लेट और डिस्क दोनों को कनेक्ट कर सकते हो, उस फॉर्म में भी इक्वल और अपोजिट चार्ज, जो कि बहुत कॉमन वर्ड है यहाँ पर इसके लिए कैपेसिटर फॉर्म में, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर प्रोड्यूस, ये वर्ड बहुत फेमस होगा इसके लिए। तो इस तरीके के जो कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस हैं वो देखो सिंबल से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, सिंबल ऑफ कैपेसिटर, बहुत ही अच्छा सेक्शन है, बहुत बढ़िया है इसमें। तो इसको इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, एक सिंबल के फॉर्म में इस तरीके से, और आप इसको इस फॉर्म में भी कर सकते हो, और ये वाले, दीज आर द वेरिएबल कैपेसिटर्स, जो आपकी कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज होती रहती है, वेरिएबल हो रहते हैं, तो आप इसको ऐसे यूज कर सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, ए कैपेसिटर गेट्स चार्ज when a battery is connected across the plate. Once capacitor gets fully charged, flow of charge, carrier stops in the circuit, that is Vc is equal to V. चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर केसेस में बहुत बेसिक बात आपको याद रखनी है, a capacitor gets charged when a battery is connected across the plate. Once capacitor gets the fully charged, flow of charge carrier stop in the circuit. जैसे आपने इसको किसी बैटरी से कनेक्ट किया है, ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा, जब ये पूरा चार्ज हो जाएगा जितनी इसकी कैपेसिटी है, तो उसके बाद क्या होगा कि ये स्टॉप हो जाएगा। तो उसको आप एज ए डिवाइस यूज कर सकते हो, ये प्लस क्यू माइनस क्यू के साथ है दोनों चार्ज, पोटेंशियल वी के साथ आपने यहाँ पे दे रखी है, तो आपने देखा कि वो एक फॉर्म में कैपेसिटर के फॉर्म में कन्वर्ट हो, प्लस और माइनस के साथ कनेक्टेड। अब ऐसा नहीं है कि आपके पास एक ही कैपेसिटर्स होते हैं, एक ही होगा, ऐसा तो नहीं है, एक डिवाइस है, इसको स्टोरेज ऑफ चार्ज का यूज कर सकते हो। अगर आपको बहुत ज्यादा चार्ज स्टोर करने हैं, बहुत ज्यादा चार्ज स्टोर करने हैं, तो आप उसकी तरफ से आगे की तरफ बढ़ सकते हो, वो फॉर्म में लेके जा सकते हो। चार्ज ऑन कैपेसिटर, नेट चार्ज ऑन ए कैपेसिटर इज ऑलवेज जीरो। नेट चार्ज का मतलब समेशन ऑफ चार्ज, टोटल चार्ज, QT इज इक्वल टू समेशन ऑफ चार्ज QI, जितने भी चार्ज है आपके पास ये ऑलवेज जीरो है, ऑलवेज। रीजन आपको पता चल गया, क्योंकि जब भी आप बात करते हैं इस पे पॉजिटिव के साथ और ये आपके पास नेगेटिव साथ, यही है ना, तो जब आप इसकी बात करते हो टोटल सम की, तो जितने आपके पास ये चार्ज होंगे उतने ये होते हैं, इक्वल और अपोजिट चार्जेस होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके लिए, आपको इसको ये बात को याद रखना है। जब भी आप इसका टोटल सम करोगे ये आपका जीरो कर देगा। इस प्लेट के अंदर टोटल चार्ज ऑलवेज जीरो। अब कभी ऐसा ना हो कि आप ये सोचें कि नंबर आप कैपेसिटर्स को ऐड कर रहे हैं वो जीरो हो जाए, ऐसा नहीं है। हमेशा उसकी प्रॉपर्टीज है, जो कैपेसिटर है, जो डिवाइस है जिसको आप चार्ज स्टोर करते हो, अब उसकी कैपेसिटी कितनी है वो एक अलग मैटर है, जो हमने डिस्कस किया अभी, कि वो शेप पर, मटेरियल पर, मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगा। अभी सारी डिटेल्स आपके सामने आएंगी, अभी देखते हैं कि किस तरीके से स्टोर होता है। बट इस द केस में आप देखते हैं कि कैसे स्टोरेज चार्ज को बढ़ाया जाए और घटाया जाए, उसकी तरफ भी देखते हैं। एनर्जी स्टोर्ड व्हेन ए कैपेसिटर इज चार्ज
by a voltage source say battery stored the energy, ठीक है, stored the electrical energy stored in the capacitor C equal to 1/2, वही रिलेशन जो अभी प्रीवियस में यूज किया था हम लोगों ने. In charging capacitor by battery, half the energy supplied is stored in the capacitor and remaining half QV is lost in the form of heat. ठीक है, हाफ QV जो एनर्जी है ये इसकी लॉस हो जाती है एनर्जी स्टोर के लिए, बाकी सारे इसमें स्टोर होते हैं. अब इस सिंबल में आप देख सकते हो यहां पर प्लस क्यू है, यहां पर क्यू बाई 2 हो जाएगी हाफ. उसके अकॉर्डिंगली एक्स पॉइंट पर आप देखिए तो यहां पर क्या होगा क्यू बाई 2, फिर से क्यू बाई टी चेंज हो गया. तो जैसे जैसे आप इस सिस्टम को आगे लेके जा रहे हैं, यहां पर आके एक बैटरी से आप कनेक्ट किया है और उस सिस्टम में आपके पास फाइनली ये चार्ज कितने हो जाते हैं क्यू के पास. तो द डिफरेंट प्लेट्स होंगे जहां पर चार्जेस यहां पर होंगे, इसको अगर अपोजिट हो जाएंगे. वाई के सेक्शन में आप माइनस क्यू का देखते हैं. देन फाइनली आपके पास जो स्टोरेज ऑफ चार्ज वो बढ़ते जा रहे हैं, तो वो स्टोरेज ऑफ चार्ज क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, एंड देन हम लोग धीरे धीरे अपने उस पार्ट की तरफ आगे. टाइप्स ऑफ कैपेसिटर. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, इट कंसिस्ट ऑफ 2 पैरेलल मेटालिक प्लेट्स सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस. सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. वेयर ए इफेक्टिव एरिया ऑफ ईच प्लेट D, separation between the plates Q, magnitude of the charge on the inner side of each plate, surface density of charge of each plate, sigma is equal to Q by A. सरफेस चार्ज डेंसिटी पहले आपको बताया गया था कि चार्ज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा इंटू डी ए, ये मैंने गॉस लॉ कैलकुलेशन में डिस्कस किया था. तो यहां पे जब सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात आएगी तो आप Q बाई ए कर सकते हो, वही रिजल्ट यहां पर लिखा हुआ है. V, the potential difference across the plate is the electric field between the plates, and capacitance is what C is equal to epsilon naught A by D in CS unit. जब कैपेसिटेंस की बात आती है जब स्टोरेज ऑफ चार्ज की, तो यहां आप C इक्वल टू एप्सिलॉन A अपॉन D कहते हैं इन सीजीएस में. इफ ए dielectric medium of dielectric constant K is filled completely between the plates, then capacitance increases by K times. तो ये इसका रिलेशन है कि आपके पास K टाइम्स के हिसाब से इंक्रीज कर जाएगा. ये आपके पास एक एयर है, एयर के साथ जो चार्जेस हुआ सेपरेशन D है. तो इस केसेस के लिए आपने जब C की बात करी है तो C इक्वल टू एप्सिलॉन A अपॉन D, ये बहुत फेमस है. जैसे आप कोई डायरेक्ट मीडियम इसमें डालेंगे तो ये K टाइम्स चेंज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा. तो K एप्सिलॉन नॉट A बाई D जब आप C टाइम्स की बात करते हो. इसमें एरिया पर डिपेंड करता है, इसके बीच के सेपरेशन पर डिपेंड कर रहा है. अब उसमें डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर भी डिपेंड करेगा. K इक्वल टू व्हाट एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन. ये एक रिलेशन है K की वैल्यूज का, इसी पे ध्यान रखना, उसके हिसाब से आपको चलना. ये रिजल्ट आप याद रखना. अभी इस मीडियम में कोई डायलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं डाला हुआ है, अगर डालोगे तो इंक्रीज करता जाएगा. देखते हैं कि कैसे डालना है इसके अंदर. ठीक है, तो जैसे ही यहां पर ये बात आपको दिखेगी कि किस तरीके से आपको इस मीडियम के अंदर, इस मटेरियल्स के अंदर कोई चीज आपको डालना है. तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की केसेस में जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स की हम बात करते हैं, यहां पर द पैरेलल प्लेट द पैरेलल प्लेट, ठीक है, कैपेसिटर कंसिस्ट
parallel plate. Capacitor consists of two metal plate. Two metal plates parallel to each other. And separated by a distance t. Then capacitance C is equal to K A. ठीक है, इसमें आपके पास फॉर एयर के लिए सी नॉट आप इसको यूज कर सकते हैं. सी नॉट इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी. सो दैट आप इस दोनों से कंपेरिजन कर सकते हो कि सी इज इक्वल टू के टाइम्स सी नॉट. ठीक है, के इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू के सी नॉट, ये एयर के मीडियम के लिए और ये डायलेक्ट्रिक. ऐसे ही अगर आपके पास व्हेन ए डायलेक्ट्रिक मटेरियल्स when a dielectric material or material slab, dielectric material or slab is inserted between the plates partially, then its capacitance C is equal to A epsilon naught upon D minus का T and plus T upon K. ये आपको याद रखना. अगर आपने कोई मटेरियल डाल दिया थिकनेस टी की इसी मटेरियल्स के अंदर, टी थिकनेस की कोई मटेरियल आपने डाल दिया और इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, ठीक है. इफ आर इंसर्टिंग दिस सेक्शन अबाउट दिस रिलेशन, तो आपके पास ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा. यहाँ पर टी की पोजीशन आपको दिख रहा है, टी भी के भी सब कुछ दिख रहे हैं. इसके हिसाब से आप इस रिजल्ट को देखते हुए चलना है. ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के सेक्शन में आपको ये चीज भी याद रखते हुए चलनी है. इफ a conducting or metal, if a conducting or metal slab is inserted between the plates, then इसकी जो वैल्यूज आपके C की वो चीज हो जाएगी C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस. तो उसमें क्या हुआ होता है, जब आप इस केस में कंडक्टिंग प्लेट्स की होता है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो होता नहीं, इसकी के वैल्यू क्या चली जाएगी, जीरो चली जाएगी. तो जो फार्मूला आपने प्रीवियस में लिखा हुआ था वहां पर वो टर्म निगलेक्ट हो जाएगा. निगलेक्ट होते ही वो टर्म्स आपके वो इसमें काउंट नहीं होंगे, सो दैट वो जो पार्ट सेकंड वाला पार्ट है वो हट जाता है वहां से. ठीक है, तो ये रिजल्ट आपको इसके लिए याद रखना है कि जब आप कोई कंडक्टिंग मटेरियल डालते हो तो उसमें सिर्फ ये इफेक्ट होगा. और इस केसेस में देखो ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी. ठीक है, व्हेन मोर देन वन डायलेक्ट्रिक्स, व्हेन more than one dielectric
slab are placed fully between them, then C is equal to A epsilon naught upon T1 upon K1 प्लस T2 upon K2 n प्लस डैश करके आप जा सकते हैं यहाँ पर n प्लस Tn माइनस Tn अपन किया, इस तरीके का रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। एंड वी कैन फाइंड आउट द plates are parallel, plates of parallel plate capacitor, parallel plate capacitor is energy attract each other with a force F is equal to Q square upon 2 A epsilon naught। फोर्स कितना रहा है? Q A epsilon naught। in such that बहुत सारे स्लैब्स आप इसमें डाले हुए हैं, तो जो चार्ज है डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स के लिए चार्ज इन डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स will be Q dash is equal to Q 1 minus 1 upon K। K बहुत इंपॉर्टेंट रोल रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, और K की वैल्यूज क्या आपके पास है? C अपन C नॉट, तो C अपन C नॉट, ठीक है, और दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपन एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों ही डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट से रिलेटेड होंगे और ये दोनों इनके साथ इन्वॉल्व किए जाएंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ये चीज बहुत आपके पास इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ द combination of capacitor, दो पार्ट्स के आपके पास है। फर्स्ट पार्ट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड सेकेंड इज सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये दो चीजें आपके पास सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल सकती हैं। लेट अस कंसीडर C इज कैपेसिटर, जो कि ऑलरेडी आपने डिफाइन किया हुआ है, एंड Q इज द चार्ज एंड पोटेंशियल इज V। दोनों के केसेस के लिए सेम। तो जैसे ही अगर आप इस चीज को देखते हैं कि भाई पैरेलल की बात है, तो पैरेलल में कैसे चार्ज आएगा? ये है, ये चार्ज, ये आपके पास A है और ये पॉइंट्स B है। तो आपके जो कॉम्बिनेशन होंगे वो C इक्वल टू Q अपॉन V से तो होंगे, दोनों का रिलेशन इसी से आपको इन्फॉर्म करना। तो कॉम्बिनेशन के इस पार्ट्स में अगर हम लोग देखते हैं, अगर आप इसको एज्यूम कर लो C1 है, ये आपका C2 है, A और B के साथ है, तो कैसे इसको ऐड करना हो सकता है? आप यहां से कह सकते हो Q, जो चार्ज यहाँ पे जा रहे हैं, चार्ज जो भी इस पे फ्लो कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, तो आप कह सकते हो Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2। तो पोटेंशियल तो सेम होगा इसमें, तो C V इक्वल टू C1V एन प्लस C2V, बिकॉज इन पैरेलल के केसेस में क्या होते हैं? पोटेंशियल विल बी द कांस्टेंट V कांस्टेंट। आप चाहो तो पैरेलल में यहां भी लिख सकते हो V कांस्टेंट।
In the case of parallel combination, it will change. It will change like this one. ओके तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास C इक्वल टू C1 प्लस C2 ये कॉम्बिनेशन में आपका रिजल्ट। एंड फॉर द सीरीज इस केसेस में अगर आप बात करते हैं यहां पर ऐसे ही जब आप इसमें बात करते हो तो सीरीज में ये इस तरीके से होंगे 1 2 A से B और ये आपका C1 और ये C2 ये दोनों है। और इस केस में अगर आप बात करते हैं तो आपका चार्ज कांस्टेंट होता है Q कांस्टेंट। तो यहां पर क्या होगा आपका वेरिएबल पोटेंशियल V इक्वल टू V1 प्लस V2 ये। इन सो दैट आपके पास इस रिजल्ट में क्या दिखेगा यहां पर कि जैसे ही आप इसको देखते हो तो V की वैल्यूज आपको यहां पे पुट करना पड़ेगा, V की वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी। तो V इक्वल टू Q अपॉन C इक्वल टू Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 ये रिजल्ट आपका। इन सच केस आपका 1 अपॉन C इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन। तो सीरीज और पैरेलल में आपको कॉम्बिनेशन मिल गया। अगर आप कह सकते हो यहां पर कि कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल इज, ठीक है, तो आप कह सकते हो सीरीज में आपके पास क्या मिला C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 एंड C पैरेलल में आपको क्या मिला है C1 प्लस C2। अगर इस दोनों के रेशियो के फॉर्म में देखा जाए तो आप पैरेलल अपॉन सीरीज का रेशियो अगर आप देखते हो तो पैरेलल केस में आपके पास C1 प्लस C2 होएगा अपॉन इस केस में आप देखते हो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 एंड दिस इज इक्वल टू C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 C2 ये आपका रेशियो के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये एक बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा है रिजल्ट्स, कंक्लूडेड रिजल्ट्स है। इसके हिसाब से आप इसको करते हैं तो ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आपको कोई क्वेश्चंस दिया जाए, न्यूमेरिकल्स दिया जाए तो आप इसको कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं यहां पर कि आप कर लेना। यहां पर कैपेसिटर है C, यहां पर भी है C एंड देन यहां पर भी C और एक और इस तरीके से कनेक्ट हो गया A टू B। इक्विवेलेंट सभी C है, ये भी C है और ये भी C है। तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा ये चीज आपको देखना होगा। इन जनरल अगर मैं बात करता हूं तो कोई ऐसा एग्जांपल होगा एग्जांपल नंबर 2 में, जैसे कि अगर आपके पास एक पैरेलल में है और एक सीरीज है, दो पैरेलल है, ठीक है, A टू B और सभी C है, तो आप क्या करोगे इसमें ये दो जो पैरेलल में गिवन है इसका रिजल्ट C प्लस C2C हो जाएगा पैरेलल वाले का, और ये रिजल्ट आपके पास कितना C है, ठीक है, A टू B के लिए। तो यहां पर जब आप इस चीज को सॉल्व करते हैं तो आपके पास क्या मिल जाएगा C इक्वल टू प्रोडक्ट अपन सम 2C इंटू C अपॉन 3C, तो C कैंसिल हो गया 2C/3। तो यहां पर इक्विवेलेंट ये आंसर आ गया 2C/3। सिमिलरली आपको इसका बताना है कि इसका ऑप्शन क्या होगा जब आपके पास इस तरीके की सर्किट दी हो, ठीक है, ये B पॉइंट्स है और ये पॉइंट्स है, ये A पॉइंट्स है और ये B पॉइंट्स है और ये सभी C है। और ये याद रखना कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के अंदर आपको सिर्फ एक ही लॉजिक यूज करनी है जो कि बिल्कुल इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आप इस क्वेश्चन में बहुत ध्यान से देखना कि इसके पैरेलल में एक ऐसे लगा हुआ है सिस्टम जिसकी इसके में कुछ भी नहीं है। तो मैं आपको हिंट कर देता हूं, ये है कॉम्पिटेटिव एग्जाम से क्वेश्चन, बी केयरफुल, बहुत सावधानी से करना कहीं गलती ना हो जाए। और जो रिजल्ट यहां आया है वो रिजल्ट वहां आएगा ये जरूरी नहीं है,
क्योंकि इन द केस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन जब आप इसमें बात करते हो तो सी ये वाला सेक्शन आपका काम नहीं करेगा और इस केस में ये सर्किट आपकी उड़ जाएगी, सिर्फ इसके कॉम्बिनेशन आएंगे। तो ऑप्शंस में जब आपको देखना होगा तो ऑप्शंस में आप ध्यान से देखना इस चीज के लिए, इसके लिए ऑप्शंस जो आपके पास होंगे वो आप ध्यान से देखना कि क्या क्या दे रखा है। ए, ठीक है, 3/2, बी 2c एंड सी कितना आपके पास है 2c/3 एंड डी, ठीक है 3c/2। अब ये कॉम्बिनेशन आप देख लेना, इस आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें से एक ऑप्शन करेक्ट होगा। आई विल डिस्कस दिस क्वेश्चन इन नेक्स्ट क्लास एंड थैंक यू सो मच फॉर द टुडे एंड आई होप कि आपको ये क्लास बहुत पसंद आई होगी और इस सेक्शन को रिवाइज कर लेना, अच्छे से सेक्शन को आगे की तरफ ले चलो और अच्छे तरीके से सब कुछ रिवाइज करके चलेंगे तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके वो सारे टॉपिक यहाँ पर आपको ठीक से मिल जाएंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।